हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा अनसॉल्व पेपर भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 6। ठीक ना। अगर आप लोग देखिए ये सेट नंबर 6 का आज यहाँ पर शुरुआत होगा। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है 7460012763। ठीक ना। इसमें अगर आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी सारी पीडीएफ। ठीक ना। केमिस्ट्री का 5 साल का हल है, फिजिक्स का आपका 3 साल का हल है और बायोलॉजी का आपका 1 साल का हल है 2024 का सभी से। ठीक ना। 23 का भी मिलेगा। ठीक है, जल्द ही उसको भी हम करने वाले हैं। और देखिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ गया है और बिना अनसॉल्व हल किए कोई 90% नहीं ला सकता है। ठीक है, तो इससे आपका 60-70% तो बन जाएगा सिर्फ अनसॉल्व पेपर से, बाकी आप नोट्स से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 6 है 2024 का 346FX जिसका कोड है। ठीक ना, 346FX है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों पर। तो यहाँ पर देखिए हम आंसर भी लिख लिए, क्वेश्चन भी लिख लिए। यहाँ पर खंड अ प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस मेकर सूत्र, जो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इक्वल टू कोष्टक में n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस में 1/r2। ठीक है, ये कोष्टक में ये आपका फार्मूला होता है लेंस मेकर का। मैं इसमें कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया है सदैव प्रथम और सदैव द्वितीय। और देखिए यहाँ पर तीसरा है कि प्रथम या द्वितीय कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फोकस कौन सी फोकस दूरी इसमें आपका प्रयुक्त होती है, तो चलिए मैं आपको बताऊं। इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, प्रथम या द्वितीय कोई भी यूज हो सकती है। ठीक ना, कोई भी यूज हो सकती है, लेकिन आपका जो सेट में दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है इसमें थोड़ा सा गलत रॉन्ग आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का क का दूसरा दिया है। ठीक ना, दूसरा का मतलब सदैव द्वितीय, सदैव द्वितीय नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय कोई भी फोकस दूरी आप यूज कर सकते हैं, F1 या F2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है ख, अरे दो नहीं है, प्रश्न नंबर 1 का ख है। क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। जो एन टाइप अर्धचालक होता है ना, उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो वो एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसकी जो प्रकृति होती है उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। ये जो टिक मारे हम पहले से, ये पहले से टिक इसलिए मारे हैं कि हमको पीडीएफ बनाना रहता है, तो हम पहले पीडीएफ बना लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ कई दिन पहले बनाए, इसको बना चुके हैं। और आप लोग देखिए ये सेट नंबर 6 है, हल हो रहा है। सेट नंबर 7 भी हल हो चुका है, वीडियो लेट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका ग, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया, जो नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है 7n, यानी कि ये नाइट्रोजन है। ठीक है, 7 नाइट्रोजन, ये 15 ये परमाणु भार इसका 0n1। ठीक है, से क्या हो रहा है कि 6 कार्बन 14 और फास्फोरस में कह रहा है कि फास्फोरस में पी का क्या है, मतलब पी क्या है, तो ये क्या रहा है, फास्फोरस नहीं है, पी क्या है। ठीक ना, फास्फोरस नहीं है भाई, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, पी क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो पी क्या है वहां पर, मुझे लग रहा है पी क्या है। पी देखिए यहाँ पर हल किए हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका जो पी है, देखिए यहाँ पर कैसे हम हल किए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 16-14 क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। 16-14 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 16 में से जब 14 हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका भार और इसका भार जोड़ेंगे 16 होगा, और इसका जो भार दिया है 14 ही है, और इसका इस पर कोई भार नहीं, तो 16 में से 14 जाएगा, कितना भार बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचा, और इसका परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। यहाँ पर कोई परमाणु क्रमांक नहीं, यहाँ पर कोई परमाणु क्रमांक नहीं है, तो यहाँ पर 7 + 0 - 6, इसका परमाणु क्रमांक है 6। ठीक है, तो 7 + 0 - 6 इसको करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक 1 आया और ये 2 आया। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है ड्यूटीरियम। ठीक ना, कौन आ रहा है, ड्यूटीरियम, जो दूसरे नंबर पर होता है, जिसका परमाणु भार 2 होता है, और ये जो परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और भार 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हुआ है, तो कौन सा होगा, ड्यूटेरियम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर घ पर। तो देखिए घ क्वेश्चन है कराए 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 इक्वल टू NR2 हो तो n का संभाव्य मान क्या होगा। संभाव्य मान इसका निकालना है, n इक्वल टू बताना है। ठीक है, तो 5 देखिए ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, ऑप्शन 25 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर देखिए, श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं किसी को तो कैसे जोड़ते हैं, R1 इक्वल टू R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, यानी कि 5 का है तो 5 टे यानी कि 5 R हो जाएगा। ठीक है, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने कितने आ रहे हैं, R1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 R आ गया। अब हम लोग समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/R2, समांतर क्रम में कैसे होता है 1/R2, यानी कि ये जो अपान वाला को होता है ये समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि 5 है ये समांतर क्रम में। तो ये कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/R हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको R2 इक्वल टू निकालेंगे तो 1/R2 इक्वल टू 5/R आया, तो R2 ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा R/5 हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आई ना आपको, कैसे किए हैं, कैसे किए क्या, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये एक नीचे आया है, एक दिख नहीं रहा है आपको, दिखेगा नहीं क्योंकि एक जो भाग होता है वो दिखता नहीं है, मतलब उसी तरह छिपा रहता है। और यहाँ पर हम अपने मन से एक लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि R1 इक्वल टू, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है ऊपर देखिए R1, यहाँ पर ऊपर देखिए R1 इक्वल टू NR2 दिया है, तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे। तो R1 का मान है आपका 5R, तो यहाँ पर लिखेंगे 5R इक्वल टू NR2 है, तो R2 का मान है 5 R/5। ठीक है, R/5, तो यहाँ पर n R/5 रखेंगे। तो यहाँ पर R से R कटेगा, क्या कटेगा R से R कटेगा, बराबर में जो होता है अगर सेम सेम है तो उसको हम लोग काट देते हैं, तो R से R कटा, अगर ये 5 ऊपर होता है तो 5 से 5 भी कट जाता है। ठीक है, लेकिन ये नीचे है तो यहाँ पर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर जाएगा 5 × 5 = 25 होगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए क्या होता है आपका, इसमें दिया है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, और यहाँ पर कूलाम इंटू सेकेंड, कूलाम इंटू मीटर दिया है। तो देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है E/A। ठीक है, E/A होता है, तो E का जो मान रखेंगे वो V/में यानी कि वोल्ट/में मीटर होता है। ठीक है ना, वोल्टता/में मीटर, और ए जो होता है ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मात्रक जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, तो वोल्ट/में क्या वोल्ट इंटू मीटर आपका ये आ जाएगा, इसका मात्रक वैद्युत फ्लक्स का। ठीक ना, तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, कह रहा है कि यदि ओमीटर तथा मिली ओमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो, बात समझिएगा यहाँ पर ओमीटर तथा मिलीमीटर कह रहा है, ओमीटर तथा मिली ओमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो इसमें से कौन सही होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए आर इज लेस देन आर एम। ठीक ना, यानी कि आर जो है छोटा है किससे, आर एम से। ठीक है, तो आर इज लेस देन आर एम, अमीटर के प्रतिरोध से मिलीमीटर का प्रतिरोध बड़ा होता है। जो ये मिलीमीटर प्रतिरोध हो गया, ये अमीटर प्रतिरोध है, इसको देखिए अमीटर प्रतिरोध है तो आर ए से दर्शा दिए, और मिलीमीटर प्रतिरोध है तो आर एम से दर्शा दिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका बड़ा होगा आर ए, और ये इज ग्रेटर देन आर एम, तो यहाँ पर आ जाएगा आर X1 इज लेस देन X2। ठीक ना, इसको इधर का है तो लेस देन, इधर का रहता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए X1 इज लेस देन X2, तो ये किससे छोटा है, X2 से X1 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, खंड ब है। खंड ब आपका क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क विद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। ठीक ना, विद्युत शक्ति जो होता है आपका, जो P से हम लोग दर्शाते हैं, अरे वाट जो होता है वाट, ठीक ना, W से दर्शाया जाता है उसको,
तो यहाँ पर करा एसआई तथा एम के एस मात्रक के बीच का संबंध बताना है। तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है आपका पीटी। डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला होता है ना पीटी, पीटी होता है कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू पीटी इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, क्योंकि यहाँ पर जो टी है इधर जाएगा बटे में, तो पी इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू अपान में टी। जब इसका मात्रक देंगे, डब्ल्यू का मात्रक जूल होता है, जो शक्ति होती है उसकी मात्रक कितना होता है, कितना होता है जूल होता है। तो टी का मात्रक होता है आपका सेकेंड, तो जूल अपान सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए पी का एसआई मात्रक क्या आ गया आपका जूल प्रति सेकेंड, या वाट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पी है उसका एसआई मात्रक क्या आ गया है जूल प्रति सेकेंड, या फिर वाट भी कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं हम लोग यम के एस में, अगर हम लोग इसको देखे जाए यम के एस में, तो पी इक्वल टू होता है आपका एफ इंटू एस, या जो एस है ये विस्थापन है, ठीक है। एस क्या आपका विस्थापन है और अपान में टी, तो इसका जो आपका जो ये बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। सेकंड का ये जो एस है, एस का मात्रक एम यानी कि मीटर है, ठीक ना। विस्थापन जो है इसका मात्रक मीटर होता है, जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक भी होगा, ठीक ना। तो न्यूटन इंटू मीटर अपान में सेकेंड हो गया। अब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या फिर आप इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले से एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एक तो एफ इक्वल टू यम इंटू ए होता है। तो यहाँ पर जो एम है ये केजी है, केजी है, केजी एम बटे में ये ए जो है यम मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका मान अगर यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर देखिए केजी यम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर, और ये टी का पूरा सेकेंड, तो सेकेंड से ये सेकेंड जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो सेकेंड क्यू हो जाएगा, ठीक ना। और ये केजी मीटर, ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मात्रक ये भी आपका बन जाएगा केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर -3, ठीक ना। एम के एस मात्रक ये आपका आके तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 का ख है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए जो धारावाही चालक होते हैं उनके देखिए धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय, कौन सा चुंबकीय, ठीक ना। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद रखिएगा धारावाही चालक के चारों ओर, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं धारावाही चालक में गतिशील होते हैं, यानी कि जिसमें विद्युत धारा बह रही है उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत तेजी से बहेंगे, यानी कि गतिशील होंगे उसमें, ठीक ना, बहते रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा धनात्मक आयन स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा धनात्मक आयन स्थिर होते हैं। जो धनात्मक आयन होते हैं उसमें पॉजिटिव जो प्रोटॉन कह सकते हैं वो सब क्या होते हैं स्थिर होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2 का ग है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, यहाँ पर देखिए आपका C इक्वल टू होता है 1/में रूट में म्यू नाट और एप्सिलॉन नाट होता है, जहां पर आपका सी जो है प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगा, यानी कि भौतिक राशि कौन सी जो आपकी प्रकाश की चाल है इसी को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, बस इतना ही लिखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे 1 नंबर में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना आता, 1 लाइन 2 लाइन लिख दिए बहुत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का घ। प्रश्न नंबर 2 का घ ये है कि प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। बस छोटा सा क्वेश्चन 1 लाइन में लिख देंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, 4 लाइन लिखेंगे तब भी वही नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर तो नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम जितना है उतना ही लिख दिए। प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होता है। जो आपका प्रकाश किरण होता है वो तरंगाग्र में क्या संबंध होता है, तो ये क्या होता है लंबवत होता है, ठीक ना। प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होता है। बस 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन में हो गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसा हजम। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा बैंड के लिए आप लोग सेट नंबर 5 346 FW का प्रश्न 3 का क देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं देखते हैं उसके, ठीक है।
देखिए यहाँ पर पूछा है ऊर्जा बैंड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड को की व्याख्या कीजिए। पहला इसमें होता है संयोजकता बैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है चालन बैंड। तो यहाँ पर पहले देखते हैं संयोजकता बैंड। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड सॉरी, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, अतः इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता है। जो आपका ये संयोजकता बैंड होता है ना, ये कैसा बैंड होता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है। कैसा? संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा। आंशिक रूप से मतलब कुछ ना कुछ खाली होगा, ठीक है। आंशिक का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ खाली होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। यह बाहरी वैद्युत क्षेत्र से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, और अतः इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता है। जो संयोजकता बैंड होता है इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता। उसके बाद चालन बैंड देख लीजिए। चालन बैंड, यह ऊर्जा बैंड पूर्णतः रिक्त है, ठीक ना। रिक्त या आंशिक रूप से भरा होता है। ये क्या होता है? पूरी तरीके से खाली होगा या फिर थोड़ा बहुत भरा रहेगा, ठीक ना। यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, अतः धारा प्रवाह में योगदान करता है। यह धारा प्रवाह में, धारा को बहने में अपना योगदान देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो का च देखिए, प्रश्न नंबर 2 का च है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? बस आपको बताना है यार, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। इतना इजी क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा था। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखिए मैं लिखा हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था, ठीक ना। बस इतना लिखना, बस आपको ये याद रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। यहाँ पर देखिए सभी आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा। आज की वीडियो देखिए इतनी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के पूरा ये प्रश्न नंबर 2 आज इसमें खत्म होगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 और 4 एक में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद 5 लेकर आएंगे, 6 लेकर आएंगे, 7, 8, 9, 10 पूरा प्रश्न खत्म हो जाएगा इसमें का, ठीक है। कम से कम इसमें 3-4 पार्ट बनेगा वीडियो का, तब ये पार्ट लेसन खत्म होगा। तो आज के लिए मतलब यही था, क्योंकि आज कुछ नहीं यार, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हुआ। खंड स देखिए प्रश्न नंबर 3 है जो, ठीक ना। खंड स में कौन है? प्रश्न नंबर 3 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट के 3 का क्या है? 2 वोल्ट के 1 मिनट, ये अब राइट है। 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। पहला है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और दूसरा है संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। दो चीज निकालना है, स्रोत में प्राप्त ऊर्जा का मान, और संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है। तो यहाँ पर आपका दिया है क्या? वोल्ट बराबर 2 वोल्ट, और यहाँ पर जो कूलाम का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप, दिया है क्या? दिया है देखिए वी इक्वल टू कितना दिया है? 2 वोल्टेज। कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है यहाँ पर। और सी का मान ये दिया आपका, सी इक्वल टू कितना दिया है? 10 माइक्रोफैरड दिया है। कितना दिया है? 10 माइक्रोफैरड। अब इस माइक्रोफैरड को हम लोग फैरड में चेंज करेंगे। सिर्फ आप फैरड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 10 गुणे 10 की पावर -10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। ये 10 तो है ही, ये 10 जो 10 की पावर -6 आया, ये इसको माइक्रोफैरड से फैरड में चेंज करने का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड होता है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे, तो इतना आ गया। अब देखिए पहला मान निकालेंगे, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, ठीक ना। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, U इक्वल टू होता है C इंटू में V का स्क्वायर, ठीक ना। C इक्वल टू U इक्वल टू C इंटू में V का स्क्वायर। तो सी का मान आपका 10 है, सी का मान आपका ये 10 गुणे 10 की पावर -6 है, और वी का मान आपका जो आया है 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 गुणे में, यहाँ पर देखिए वी है, वी यानी कि 2 है, 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 की पावर 6 -6, और गुणे में 4 कहाँ से आया? क्योंकि ये वी स्क्वायर है,
तो स्क्वायर का मतलब अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 को आगे लेकर जाएंगे तो ये 40 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 जो है एक माइनस कम करेगा। ठीक है, तो 4 गुणे में 10 के पावर -5 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का माना जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नीचे आते हैं, दूसरा है संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा की जो फार्मूला होता है U इक्वल टू होता है हाफ C इंटू में V स्क्वायर। हाफ मतलब आधा, ठीक ना, 1/2, तो 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, जो ये फार्मूला था उसी में क्या कर लेना है, आपको हाफ लगा लेना है, 1/2 लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, सी का मान 10 गुणे 10 के पावर -6, वी का स्क्वायर 2 गुणे 2, और एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -5 आ जाएगा। ये 10 जो है एक माइनस को हटा रहा है। ठीक है, तो एक एक चार्ज इसमें से कम होगा तो 10 के पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक ना, 2 गुणे 10 के पावर -5 जूल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न नंबर 3 का ख है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर पहला आपका निकालना है सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा दूसरा सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। क्या निकालना है, सेल के खुले सिरों पर विभवांतर V का मान निकालना है, और जो आपका सेल से प्राप्त धारा की गणना करना है, यानी कि I का मान निकालना है। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पर आपका दिया है वोल्ट, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, E इक्वल टू दिया है कितना वोल्ट है, 1.5, यानी विद्युत वाहक बल दिया है। E बराबर जो होता है विद्युत वाहक बल इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है। R बराबर जो दिया है 0.2 ओम दिया है। कितना दिया है, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान। ठीक है, तो स्मॉल आर का मान कितना दिया है, 0.2 ओम दिया है। कैपिटल आर का मान आपका 2.8 ओम दिया है, तो यहाँ पर 2.8 ओम। एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू, जब हम लोग आई का मान निकालेंगे तभी हम लोग वोल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि वोल्ट के फार्मूला में जो होता है आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग पहला वाला नहीं निकालेंगे, सेल के खुले सिरों पर विभवांतर वी का मान नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग सेल से प्राप्त धारा की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू फार्मूला होता है, दूसरा वाला है, ठीक ना, दूसरा वाला ये सेल से प्राप्त धारा की गणना करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए पहला है आई इक्वल टू ई अपान में आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ई इक्वल टू ई अपान में आर प्लस स्मॉल आर, ये आर जो है और ये आर जो है दोनों आंतरिक प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध है, एक आंतरिक प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू 1.5 मान लीजिए, 1.5 अपान में 2.8 प्लस में 0.8 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो गया है, तो 1.5 बटे में 3 आ जाएगा। अब 3 5 15 होता है, एक अंक पर दशमलव, तो इधर से एक अंक गिन करके यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक अंक पर दशमलव, इधर से दाहिने से गिनते हैं, दाहिने से अंक गिन करके हम लोग दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, इसका मान आई का मान, तो यहाँ पर कितना एम्पियर आ गया, आई बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक फार्मूले खुले सेलों पर विभवांतर के लिए लगाएंगे, V इक्वल टू होता है आई ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, तो ई का मान पता है, आर का मान पता है, आई का मान भी आपको पता कर लिए हम लोग। तो आई इक्वल टू कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ई का मान हम लोग रखेंगे कितना, यहाँ पर 1.5, कितना रखेंगे, 1.5, ये है गलती से यहाँ पर 15 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 माइनस 0.5 गुणे में 0.2, 0.2 किसका मान है, आर का मान है, किसका मान है, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखें, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के कितना होगा 10, तो 10 होगा ना, तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया। 10 का मतलब ये दशमलव के बाद अगर जीरो रहता है तो ये जीरो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 है, यानी कि इसका मतलब एक ही है, क्योंकि ये दशमलव के बाद जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये 2 अंक पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2 अंक हो गया, एक और एक 2 अंक पर दशमलव लग गया। ठीक है, बात सही। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1.5 माइनस 0.10, यही आया है ना, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, वोल्ट बराबर
v बराबर कितना आएगा, विभवांतर 1.4 आएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाली संख्या अगर दशमलव के बाद ये 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 1.4 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मान कितना आएगा आपका, v इक्वल टू 1.4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका क्वेश्चन आया, मजेदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p जो है कण का गुण प्रदर्शित करता है, जो आपका लैम्डा है वो तरंग का गुण प्रदर्शित कर रहा है, और जो आपका p है वो का कण का गुण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक ना, तो व्यंजक ये जो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी है तथा p इक्वल टू एच अपान लैम्डा है, ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो लैम्डा है, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, जो ये क्या प्रदर्शित, कण के तरंग गुण को निरूपित करता है। ठीक है, जो ये जो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी है, ये कण के तरंग गुण को निरूपित करता है। ठीक है, ये वाला हो गया पहला, और दूसरा वाला जो है पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा, तो ये तरंग के कण गुण को निरूपित करता है। ये क्या करता है, तरंग की कण गुण को निरूपित करता है, और ये क्या था, कण के तरंग गुण को निरूपित करता है। ठीक है, बात दोनों का अलग अलग है, ये दोनों का मतलब अलग अलग। देखिए कण के तरंग गुण को निरूपित करता है, और ये तरंग के कण गुण को निरूपित करता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बस इतना ही था इसमें। आगे देखिए 3 का घ है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति जो है 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा पहला जूल तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। जो उसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है, जूल में ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग द्रव्यमान क्षेत्र जो आपका डेल्टा एम का मान दिया है 2 × 10⁻�6 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। बंधन ऊर्जा आपका फार्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो सी का मान आपको पता ही है 3 × 10⁻⁸ 10⁻8 होता है। ठीक है, माइनस नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका यम का मान रखेंगे 2 × 10⁻⁶, तो यहाँ पर रख लिए, और गुणे में ये सी का मान आपको पता है, होता है ना, प्रकाश की चाल जो होती है कितना होती है 3 × 10⁸, तो ये पूरे पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6, उसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 10⁸ का स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर स्क्वायर गुणा कर लेता है। ठीक ना, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 9 × 10⁻16 हो गया। अब देखिए 9 दूना की ये 18 होगा, कितना होगा, 9 दूना 18, ये 18 हो गया, और 16 में से ये -6 है, तो -6 और 16 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक ना, 18 × 10 के पावर प्लस में 10 है। ठीक है, उसके बाद एक दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे, ये दशमलव इधर लगाएंगे, तो इधर का एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंक बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 1.8 गुणे में 10 के पावर 11 जूल आपका ये बंधन ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान क्षेत्र जो इसका आया है जूल में आया है। ठीक है, किस में आया है, जूल में। अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए बंधन ऊर्जा इक्वल टू, ये जो बंधन ऊर्जा आया है देखिए कितना आया है, 1.8 × 10⁻11, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻−19 से क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे, तो एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव कट जाएगा। ठीक है, एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नीचे 16 हो गया, ये 10⁻−19 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 18.6, 18/6 को हम लोग भाग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, और ये जो पावर ये जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है, तो पावर ये 10 × 10, 10 10 यानी कि सेम है, यानी कि इसका जो बेस है सेम है, और जो इसका पावर है जुड़ जाएगा। ठीक ना, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 11 और 19 कितना हो जाएगा, 10⁻30 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इससे भाग दिया जाएगा तो 16 एक कम 16 बचेगा, 2 फिर 16 एक कम 16 फिर बचेगा 4 आपका, फिर हो जाएगा 16 दूना के 32, फिर बचेगा 8 आपका। ठीक ना, 80 हो जाएगा, 16 5 80, तो 1.125, यहाँ पर मैं काट के दिखाऊँ आपको, देखिए 16 एक कम 16 बचा, कितना यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 20, दशमलव लगाएंगे, 16 एक कम 16, फिर आपका कितना बचा 4, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, अब कितना बचा 8 बचा, तो 8 में 0 लगाए तो 80, 16 5 80, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1.125 गुणे में 10 की पावर 30,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। ये अनसॉल्व पेपर में जो आंसर दिया है गलत दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर में जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर ये खंड द पर प्रश्न नंबर 4 है जो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का क देखिए, निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। जो निम्नलिखित है ये जो नीचे दिया है, पहला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा है चालक का प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। पहला देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, दूसरा है चालक का जो प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहले के लिए हम लोग लिखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, देखिए किस पर है। पहला है आपका विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, जो इसकी सांद्रता होती है कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन पर ये क्या करता है, निर्भर रहता है, यानी कि इसका जो कारकों पर निर्भर है। तो कौन सा निर्भर किस पर है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। दूसरा इसका तापमान पर, तीसरा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दूसरी पॉइंट है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भरता, इसकी निर्भरता देख लीजिए, चालक का प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ पर देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरी पॉइंट है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथी पॉइंट है चालक के तापमान पर निर्भर करता है, किस पर, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो ये निर्भर किस पर करता है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 का ख, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण ये दिया ई इक्वल टू 100 कॉस 6 इंटू 10⁸ टी प्लस में 4x वोल्ट वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, दूसरा माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तुलना कर लेते हैं जो फार्मूला होता है उससे, ठीक ना। तो ई इक्वल टू दिया आपका इतना, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू ई नॉट कॉस, और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में के, और ये एक्स से तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखिए मान निकालेंगे, यहाँ पर ई नॉट का मान कितना है, 100 है, तो ई नॉट बराबर 100 हो गया, ठीक है ना। ये कॉस है तो कॉस, ये यहाँ पर ओमेगा, तो इसकी जगह पर क्या है, 6 है, तो ओमेगा, ये ओमेगा की जगह 6 × 10⁸ है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁸ हो जाएगा। के की जगह क्या है, के की जगह 4 है, देखिए प्लस के बाद के है, प्लस के बाद 4 है, तो 4, ये के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग तुलना कर लिए। अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, किसका, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पहले निकालेंगे। तो v इक्वल टू होता है ओमेगा पान में के, ठीक है। तो ओमेगा पान में के फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 6 × 10⁸ जो ओमेगा का मान है और के का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 2 से 3 को काट देंगे, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा वेग, ठीक ना। वेग कितना आ गया, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, देखिए माध्यम का जो अपवर्तनांक है आपका n इक्वल टू होता है C/V। देखिए आज लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं तो अब वीडियो कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। मतलब साफ तो दिख रहा है, ये सिर्फ आपकी मोबाइल के मतलब जो लाइट होती है उसी क्या है, ठीक है, उसी से हम लोग इसको वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। तो n इक्वल टू आपका C/V होता है, ये जो अपवर्तनांक निकालते हैं ये फार्मूला होता है, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो n इक्वल टू C/V। तो C का मान आपको पता है, जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होता है। V का मान आपका निकालेंगे 1.5 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और 1.5 से 3 कैंसिल के 1.5, यानी कि 1.5 दूना के 3 होता है, तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, पहले का, माध्यम का अपवर्तनांक जो निकालना था, पहला वो वाला जो था वो दूसरे का आंसर था। यहाँ पर देखिए तीसरा है बी नॉट निकलना है। तीसरा क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए तीसरा आपका पूछा है, ये कहाँ गया भाई, ये देखिए तीसरा पूछा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक देखिए हम लोग इसी से निकाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। थोड़ा सा इधर उधर करने में दिक्कत हो रही, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे, तो यहाँ पर ई नॉट अपान में सी लगाएंगे, ठीक ना, ई नॉट अपान में सी। तो यहाँ पर ई नॉट का मान रखेंगे तो 100 हो गया। सी का मान आप जानते हैं 3 × 10⁸, तो 10, ये 10 इसलिए लगाए कि 10 यहाँ पर गुणा किया है, ठीक है। और ये 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, तो 10/3 और 10 × 10⁻8, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। 10 गुणा करेगा इसमें तो ये पॉजिटिव होगा, तो यानी पॉजिटिव और निगेटिव जिसका चार्ज बड़ा रहेगा तो ये घट जाएगा, ठीक है। 10 एक क्या करेगा, इसको घटा देगा, तो 10 के पावर -7 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भाग किया जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 आएगा, 3.333 आता रहेगा ये। बी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.3 गुणे 10 के पावर -7 आ गया, ठीक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है ये आएगा बी इक्वल टू, अब इसका जो समीकरण व्यंजक निकालेंगे, ये समीकरण का है निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 3, जो बी नॉट का मान आया वहीं पर मान रख देना, तो 3.3 गुणे 10 के पावर 7 यहाँ पर रख देंगे। और ये कॉस है ही, ये 6 था, अरे 6 गुणे 10 के पावर 8 था, ये टी था, प्लस में 4 और ये टी टेस्ला में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, टेस्ला में। ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 का ग। अब देखिए निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय बहुत ही आसान है। देखिए सेट नंबर 1 में 346 से पहले ही सेट में पूछा है। एफएस का प्रश्न नंबर 8 को देखिए, ठीक ना। ये कई बार पूछ चुका है, बीच में भी एक सेट में पूछा था और इसमें भी पूछा है, और मतलब आने वाला भी है ये, ठीक है। इसको टिक लगा लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसको टिक लगाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का घ है। कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण ए जो है उसमें न्यूनतम विचलन कोण जो डेल्टा यम है, ठीक ना, क्या है, डेल्टा यम है, के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। कौन कौन से, आपतन कोण का, अपवर्तन कोण का, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी, ये सब क्या, तीनों का गणना करना है। पहले देखिए यहाँ पर दिया आपका प्रिज्म कोण क्या है। देखिए एक प्रिज्म का कोण ए है, उसमें न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल्टा एम है। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या है, दोनों क्या है, ये देखिए बराबर होता है, दोनों क्या है, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू डेल्टा एम हो गया, प्रिज्म कोण है ये। अब देखिए आपतन कोण हम निकालेंगे, यानी कि आपतन कोण आई बराबर जो होता है, आपतन कोण आई बराबर क्या होगा, ए प्लस में डेल्टा एम इक्वल अपान में 2, ठीक ना, अपान में 2, ये होता है आई इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2। अब देखिए डेल्टा एम यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम लिखिए चाहे एम ए लिखिए, तो यहाँ पर डेल्टा एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ए प्लस में ए हो जाएगा 2, ए प्लस में ए बटे में 2 हो गया, तो ये 2 ए हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 2 ए अपान में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आई इक्वल टू ए आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आपतन कोण आपका क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगला हम लोग निकाल देते हैं अपवर्तन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। और तो ये अपवर्तन कोण के लिए देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान में 2 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगले देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे। अब प्रिज्म के पदार्थ का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू साइन जो होता है ज्या आई और ज्या आर, यानी कि ज्या होता है ये आपतन कोण के लिए साइन आई लगाते हैं, और ये ज्या जो आर लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं, अपवर्तन कोण के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू ये साइन ए, आई की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। और साइन आर की जगह पर क्या आया, ए अपान में 2 आया। साइन आई का मान कितना आया था, ए आया था, और आर का मान कितना आया, ए अपान 2 आया है। तो दोनों का मान रख दीजिए ना यहाँ पर, तो मान रखें, तो साइन ए अपान में साइन ए 2 हो गया, ए अपान में 2 हो गया। तो साइन 2 ए जो फार्मूला होता है ये आप लोग मैथ अगर पढ़ते होंगे तो ये फार्मूला आप में आता है साइन 2 ए इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये फार्मूला आता है, जब सूत्र बनाते हैं तो ए आधा हो जाता है, ठीक ना। जब ये सूत्र देखिए, जब सूत्र बनाते हैं तो ए क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आधा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 साइन ए वाला जब फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यन इक्वल टू 2 साइन ए अपान में 2 इंटू में कास ए अपान में 2 बटे में साइन ए अपान में 2, ठीक ना। अब ऊपर नीचे कर सकते हैं, भाग किए हैं या गुणा किए हैं, बात वही है। नहीं तो यहाँ पर जो फार्मूला बनाएंगे हम, इसको जब फार्मूला बनाते हैं ना तो ये फार्मूला लिखते हैं, ये ए अपान में 2 कॉस ए अपान में 2 हो जाता है, और ये ए अपान में 2, तो साइन ए अपान में 2 साइन ए अपान में 2 कैंसिल हो जाएगा, और यन बराबर आपका 2 कॉस ए अपान में 2 बच जाएगा। तो यन बराबर क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए अपान में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ये 4 के अंक घ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बस 2 मिनट और रुक जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए। पीएन संधि से में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत के लिए आप लोग सेट नंबर 3 जाइए। देखिए
346 FU जो कोड FU का प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए, ठीक ना। ये दिखा देते हैं लेकिन टाइम कम है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अग्रधारा तथा पश्चधारा में अंतर। अग्रधारा में पीएन संधि डायोड के पी अर्धचालक को बैटरी के अनाग्र से और यन अर्धचालक को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा जाता है। जो अग्रधारा होती है उसमें जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें जो पी होता है वो किससे जुड़ा होता है, धन सिरे से जुड़ा होता है, और जो यन होता है वो ऋण सिरे से जुड़ा होता है। बात समझ में आई। पश्च धारा में पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋणाग्र यानी कि ऋण सिरे से जुड़ा जाता है और यन भाग को बैटरी के धनाग्र यानी कि धन सिरे से जोड़ा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अग्रधारा में संधि पर विभव प्राचीर कम हो जाता है। इससे धारा को संधि पर आसानी से प्रवाहित करने में मदद मिलती है, ठीक ना। बस इतना लिखना है आपको। अग्रधारा में संधि पर विभव प्राचीर जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे धारा को संधि पर आसानी से प्रवाहित करने में मदद मिलती है। पश्च धारा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे पश्च धारा में ऐसा नहीं होता है, इसके विलोम लिख लेंगे, ठीक है। बात सही है मतलब लिख लीजिएगा, बात वही है। यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट है पीएन संधि में अग्र धारा बहुसंकेत वाहकों के कारण होती है, ठीक है। पीएन संधि में अग्र धारा बहुसंकेत वाहकों के कारण होती है और इसमें पीएन संधि में पश्च धारा अल्पसंकेत वाहकों के कारण होती है। इसमें बहुसंकेत, इसमें अल्पसंकेत, ठीक ना। बहु का मतलब बहुत ज़्यादा और अल्प का मतलब बहुत कम, ठीक ना, कम होता है, वाहकों के कारण होती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 जो था, प्रश्न नंबर 3, 4 इसमें मैं कंप्लीट कराया हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी जोर से दबाइए। तो अगर वन शॉट वीडियो नहीं देखे तो जाकर अपनी लिस्ट में धमाल मचाइए, वहां पर पूरा एकदम हर वीडियो वन शॉट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 हमें करना है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके हम तैयार कर लिए हैं। और चलिए आप देखिए इस प्रश्न को कैसे हम समझाते हैं आपको, ठीक ना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से इसको हम समझा करके डालेंगे वीडियो। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिक्रमण काल, यानी कि टी का मान निकालना है, परिक्रमण काल का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यानी कि देखिए जो माना प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा क्या होगा, यम होगा। मान लीजिए द्रव्यमान को यम से दर्शा दीजिए, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, यम होगा। और जो ड्यूट्रॉन होगा, देखिए तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, 1s2। ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1s2 ही तो ड्यूट्रॉन होता है, जो कि ये समस्थानिक होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1h2 यानी कि ये 1 क्या है, परमाणु क्रमांक है, 2 क्या है, ये द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसका 2m द्रव्यमान हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बहुत ही बढ़िया समझो और देखिए अल्फा कण जो है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होगा आपका, देखिए आपका 2 जो आपका हीलियम लेते हैं, हीलियम ले लीजिए यहाँ पर। और हीलियम देखिए 2h, इसका जो 4 होता है, ठीक ना, क्या होता है 4, इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 4 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका द्रव्यमान 4m आ जाएगा। यम क्या है, द्रव्यमान को मॉलिक्यूलर वेट ये दर्शा रहा है, ठीक है। जितना आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके लिए लिखा हुआ है। अभी इसको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एम पी का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आया आपका, यम आया। यम डी यानी कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया, 2m आया। और आपका जो एम अल्फा है, ये अल्फा कण का द्रव्यमान है, 4m आया, ठीक है। आवेश क्या होगा, जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी जो आपका प्रोटॉन होता है उसका भी एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यूपी यानी कि प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, एक आवेश होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जो क्यू डी है यानी कि ये किसका है, ड्यूट्रॉन का आवेश। तो ड्यूट्रॉन का आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जो क्यू अल्फा यानी कि अल्फा कण का जो यहाँ पर देखिए कितना आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आवेश, ठीक ना। तो यहाँ पर
क्यू अल्फा कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए अब हम परिक्रमण काल निकालेंगे। परिक्रमण काल का सूत्र होता है T इक्वल टू 2 πm में क्यू बी, ठीक ना, क्यू इंटू में बी होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर बी का मान तो दिया नहीं है, यम और ये क्यू का मान हम लोग रख देंगे, नहीं तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना, अनुपात। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे सबको। तो यहाँ पर टी है तो टीपी है। टीपी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए टीपी का मतलब होगा आपका कि प्रोटॉन का परिक्रमण काल, और यहाँ पर टीडी का मतलब है ड्यूट्रॉन का परिक्रमण काल, अनुपाते अल्फा कण का परिक्रमण काल। अब अल्फा कण के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए सबके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 πm, एम क्या है पी, यानी कि ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और क्यू पी, ठीक ना, क्योंकि क्यू पी क्या है, ये प्रोटॉन का आवेश है। यहाँ पर डी एम है, ये ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और ड्यूट्रॉन का आवेश है, ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश, सबके लिए फार्मूला लगा दिए, अनुपात में सब हो गया। अब आगे चलते हैं, मान रख करके काटेंगे पीटेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए, देखिए टी पी अनुपाते टी डी अनुपाते टी अल्फा। तो मान रखें यहाँ पर इसका यम था, इसका 2m था, इसका 4m था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका भी, ये ड्यूट्रॉन का भी 1 इलेक्ट्रॉन था, और जो आपका अल्फा कण था इसका 2 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर देखिए ई से ई कैंसिल, यानी कि अनुपात में होता है तो सब जो होते हैं इसके नीचे नीचे बराबर में रहेंगे, वो सब कट जाएंगे अनुपात वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 सभी में मिल रहा है तो कट जाएगा इलेक्ट्रॉन। बी 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 सब में बी मिल रहा है तो सब कट जाएगा। ऊपर देखिए क्या कटेगा, 2 पाई 2 पाई, ठीक ना, 2 पाई सभी में तो कट जाएगा। यम 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 कट जाएगा। अब बचे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ बचा है 2 बचा है तो यहाँ पर 2 लिखे, तो 1:2, और यहाँ पर 4/2 बचा है, 4/2, तो 2 दूना के 4, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टीपी अनुपाते टीडी अनुपाते टी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1:2:2, ठीक है। 1:2:2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए किसका आया, ये देखिए परिक्रमण काल है, प्रोटॉन का परिक्रमण काल अनुपाते ड्यूट्रॉन का परिक्रमण काल अनुपाते अल्फा कण का परिक्रमण काल कितना आ गया, 1:2:2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहीं से भी देख लीजिएगा, इतना ही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। देखिए दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये आपका परिपथ दिया हुआ है जिसका जो प्रतिरोध दिया है 400 में वोल्ट, आपका 120 वोल्ट है। और यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए हम तुलना भी कर रहे हैं यहाँ पर कि v इक्वल टू 200 cos 50/2, ठीक ना, 50/2 है। और यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो ये वी नाट का मान निकलेगा, जो 200 है ये किसका मान है, वी नाट का मान है, ठीक है। और ये जो 50 ये ओमेगा का मान है। बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं हम लोग। निकालना क्या है इसमें, देखिए परिपथ में धारा निकालना, पहला निकालना है परिपथ में धारा, दूसरा आपका ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना है। तीसरा आपका प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, प्रेरित कुंडली का विभवांतर, जो आपकी प्रेरित कुंडली है इसका विभवांतर कितना दिया है, देखिए 120 वोल्ट दिया है, ठीक ना, 120 वोल्ट दिया है। और जो संधारित्र है उसका भी कितना दिया है, 120, यहाँ पर देखिए 120 ये वोल्ट दिया है, ठीक है। ये VL से दर्शाएंगे और इसको VC से, संधारित्र को VC से और प्रेरित कुंडली का विभवांतर VL से दर्शाएंगे, तो ये भी 120 है, ये भी 120। अब जब दोनों बराबर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब VL इक्वल टू VC है तब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस स्थिति में परिपथ अनुनादी परिपथ है। जो परिपथ होगा ये आपका क्या होगा, अनुनादी परिपथ होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अर्थात जो प्रतिबाधा आपका आएगा वो Z इक्वल टू आर आएगा। Z इक्वल टू आर का मतलब जो आर का मान दिया है ये 400 ओम दिया है, ठीक ना। आर का मान कितना दिया है, 400 ओम। ये हम आपको Z भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको Z इक्वल टू आर मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए V इक्वल टू होता है आपका, देखिए क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R होता है। क्या होता है, V/R होता है ना। तो R की जगह पर R इक्वल टू Z है तो Z का मान रख दीजिए, यहाँ पर Z रख दीजिए। तो I नाट, जब नाट लगाएंगे तो V नाट लगाएंगे। बात समझ में आ रही ना, कि जब हम लोग देखिए, जब हम लोग जब नाट लगाएंगे तो वी नाट लगाएंगे, जब ये नाट नहीं लगता है तब उसके लिए
हम लोग कुछ नहीं लगाते, तो आई इक्वल टू वी अपन आर हो जाता है। तो यहाँ पर आई नाट इक्वल टू वी नाट अपन में आर है, लेकिन आर बराबर जेड है, तो जेड का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 बटे में 400, यहाँ पर आप यहाँ पर आर भी रखेंगे तो भी वही मान आएगा, 200 बटे में 400 ही आएगा। दो जीरो और 4 दुना के 2 दुना के 4। ठीक है, और जब 2 से भाग करेंगे एक में तो 0.5 आएगा। कितना है देखिए, ये 4 है, ये 2 है, भाग करिए, भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। आई नाट का मान आ गया। देखिए ना, आई नाट का मान आ गया। आपका जो परिपथ में धारा निकालना था ये कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। अब हम लोग दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान है आपका प्रतिरोध पर विभव निकालना है। जो प्रतिरोध पर विभव निकालना है, यही देखिए फार्मूला होता है, यही फार्मूले से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू आर रहता, तो हम लोग वी का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए वी आर इक्वल टू आई नाट इंटू आर। ये आर क्यों लगा है पता है, ये देखिए प्रतिरोध पर विभव निकालना है, इसलिए आर लगा। तो वी आर इक्वल टू आई नाट इक्वल इंटू में आर है। ठीक है, अब मान रखेंगे यहाँ पर आर का मान 400 ओम है, 400 ओम रखेंगे। आई का मान आपका है 0.5, तो 0.5 गुणा करेंगे, 4 5 20 होगा, 4 5 20 होगा, 2 अंक पर जीरो, ये जीरो जीरो 2 जीरो लगा देंगे, एक अंक पर दशमलव लगा तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो आपका वी आर इक्वल टू प्रतिरोध पर विभव कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा मान आ गया। अब हम लोग तीसरा मान निकाल लेते। तीसरा मान आपका देखिए क्या निकालना है, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर, कलांतर निकालना है। तो कलांतर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बस ये लिख देना है। देखिए प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर का जो कलांतर होगा वो फाई इक्वल टू पाई होता है। कितना होता है, फाई इक्वल टू पाई होता है, यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, यही लिख देना है बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। प्रश्न नंबर 5 का ग बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच बीच की जो दूरी है कितना है, -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या करना है, पहला गणना करना है दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी निकालना है। दूसरा है दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दर्पण के ध्रुव से, ये आपका जो ध्रुव होता है उसी से किसका फोकस बिंदु की दूरी निकालना है। दूसरा दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की बीच की दूरी निकालना है। और ये आपका दिया है किसका, वक्रता केंद्र के बीच की, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दिया है -20। अब देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं एक, देखिए ये फिगर है। आप देखिए यहाँ पर आपकी फोकस फोकस दूरी है, और यहाँ पे ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपकी दी है -20 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, इसके बीच की दूरी आपकी -20 है, यानी कि 20 मान लीजिए 20 है। ठीक है, -20 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, जो आपकी वक्रता केंद्र की दूरी होगी वही आपकी फोकस के और ध्रुव के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहला वाला दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी -20 ही होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। देखिए ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। ठीक ना, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यही ना, गोला मान लीजिए इसको हम पूरा कर दिए, इस तरीके से गोला बनाकर पूरा कर दिए, तो इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी। तो ये जो आपकी वक्रता यहाँ पर आ रहा है पूरा केंद्र, केंद्र यहाँ पर है, तो इसकी आधी होगी ना, तो ये देखिए यहाँ तक आएगा, जो आएगा ये 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 20। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर होगी तो वो भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी, वो भी आपकी जो आपकी फोकस बिंदु की दूरी होगी ध्रुव से, वो क्या होगी, -20 सेंटीमीटर ही होगी। ये बात आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा भावनाओं को भी समझिए। ठीक ना, ये देखिए दूसरी पॉइंट निकालना है आपका, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के देखिए दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की, ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है, इसके और यहाँ से पूरी दूरी निकालनी। ठीक ना, ये वाली दूरी निकल गई -20, ये वाली दूरी थी -20, ये इसके और इसके बीच की दूरी दोनों को जोड़ देंगे, -20 कितना हो जाएगा, -40। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी माइनस में ये 20 + 20 होगी, कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बात समझ में आई ना, यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप जीनियस है यार। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 का घ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में
देहली तरंग दैर्घ्य जो हम लोग दर्शाते हैं लैम्बडा नॉट से, ठीक ना, लैम्बडा 0, तथा देहली आवृत्ति है, ये क्या आपका है, देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं, संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर देखिए जो जितना पूछा है मैं उतना ही लिखा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं अपने मन से लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, पहले देखिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। उसके बाद देखिए देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति पूछा है तो ये आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा थी। उसके बाद एक पूछा था इसमें, संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए इसको, संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा अंतक विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, और जो आपकी धारा है, संतृप्त धारा है, ये किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। और जो आपका अंतक विभव है, इसका मान किस पर है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। बस यही आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का अंगा वाला है, प्रश्न नंबर 5 का अंगा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं। पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं। पहला, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख खींचिए। तो यहाँ पर पीएन संधि के दिष्टकारी देखिए, पीएन संधि में दिष्टकारी क्या है, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी कहलाती है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी धारा कहलाती है, ठीक है। दिष्टकारी कहलाती है। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। यहाँ पर देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए आप लोग सेट नंबर 3 में जाइए, 346 FU इसका कोड है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सेट नंबर 4 में FB इसका कोड है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा देखिए। अब हम लोग चलते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका, पीएन टाइप था एन टाइप अर्धचालकों के अभिलाक्षणों की तुलना कीजिए और पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो यहाँ पर परिपथ आरेख बनाना था, लेकिन यहाँ पर हम समझाए भी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी धारा का, ये देखिए आपका फिगर है। इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना, ठीक ना। ये देखिए पीएन है और ये एन है, और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर है तो ये पी है, और इधर वाला जो कोना आता है ये एन होता है, ठीक है। ये पी है, ये एन होता है, ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार से बनाइए, आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना। ये आउटपुट है इधर, यह RL है, ये AC है, D है, ठीक है। ये सब आपको बना लेना, इस प्रकार से बना लेना है। अब देखिए इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए हम जो आपको दिखा रहे हैं ये पढ़ सकते हैं, या नोट बना सकते हैं इसको अगर समझना है तो, ठीक ना। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बढ़िया से नोट बना सकते हैं। इसलिए मैं इसको इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ आपको कि देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, या फिर बढ़िया से नोट बना लीजिए, ठीक है। की तरह कार्य करता है, किसकी तरह यह कार्य करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है, ठीक है। आगे आगे कुछ नहीं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहा है, अब देखिए कहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सेट नंबर 4 FV का प्रश्न नंबर 9 अथवा, देखिए 9 का अथवा, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सेट नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख, देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए, ठीक है। तो यही वाला देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यहाँ पर देखिए मैं आपको चित्र बनाया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें
मतलब और ये अग्र अभिनत में विभव ऊपर लिखा है, जो लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसका बना लीजिएगा ये फिगर। ये देखिए आपका ये जो होता है ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये P1 है और ये D1 है, ये आपका संधि है। और ये मतलब ये आपका कौन सा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, ठीक है। तो आगे हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसको बना लेंगे ना, इसको तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, बना लीजिएगा इसको। इसको सिक्का से बना लीजिएगा, हम उसी तरीके से बना दिए हैं, इसको आप लोग सिक्का से यूज करके बना लीजिएगा। अब देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 5 का अंगा का अथवा है, ठीक ना। एक अथवा करके 3 नंबर में पूछता है, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। किस आधार पर करना है, देखिए पहला अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति पर करना है, दूसरा है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश के आधार पर करना है, चालकता तथा गतिशीलता में संबंध के आधार पर करना है। तो इसका देखिए हम लोग करा चुके हैं, देखिए सेट नंबर 1 में 346 है, एफईएस में प्रश्न नंबर 9 देखिए वही उत्तर रहेगा, ठीक ना, सेम टू सेम आंसर रहेगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 जो गए हैं वही देख लेते हैं। अभी इसी को देख कर गए हम लोग ना, ये देखिए जो आपका अर्धतरंग दिष्टकरण प्रक्रिया पर आरेख खींचना था वही आप पीछे देखें इसमें। अब देखिए जो कहा है उसमें वो वाला क्वेश्चन है। देखिए अपमिश्रण पहला इसका देखिए आधार है, लिखेंगे एन टाइप, और दूसरे के लिए लिखेंगे पी टाइप, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार में क्या लिखना है आपको, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, ठीक ना। अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति क्या है, पंच संयोजी पदार्थ होता है, ठीक ना। ये एस एस बी पी आदि बहुसंख्यक, ठीक ना। ये क्या है, तीसरा इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है। इसमें पंच पंच संयोजी का मतलब समझ रहे हैं, जिसका जो आवेश होता है 5 होता है, ठीक ना। इस पर 5 आवेश पाया जाता है, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है। तो ये एल है, और ये देखिए फास्फोरस है, ये क्या है, ये टीन है, और ये आर्सेनिक है, ठीक है। यहाँ पर ये एल्युमिनियम है, इंडियम है आदि, ये आपके त्रिसंयोजी पदार्थ हो गए, यानी कि इस पर 3 ही चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं, अधिकतम 3 चार्ज, इस पर 5 चार्ज। अब देखिए दूसरी पॉइंट है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। ये क्या होते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं या फिर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो ये एन टाइप में अगर आएंगे तो ये इसमें लिखेंगे बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक जो होते हैं इसमें कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और इसमें पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ये अलग हो गया, ठीक है। इसमें बहुसंख्यक था, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें अल्पसंख्यक कोटर था, इसमें बहुसंख्यक कोटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट लिखेंगे इसमें कि चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। तो यहाँ पर देखिए चालकता इसकी अधिक होती है, गतिशीलता इसकी क्या होती है, अधिक होती है। जो इसकी चालकता होती है बहुत अधिक होती है, और गतिशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इसमें चालकता क्या होती है, कम होती है, गतिशीलता भी क्या होती है, कम होती है। तो आपका जो ये प्रश्न था प्रश्न आपका कौन था, प्रश्न नंबर 5 का अंगा का अथवा था, ठीक है। तो ये एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों की तुलना आधार पर हो गई, इनके अपमिश्रण के आधार पर हुई, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की हुई, चालकता और गतिशीलता के आधार पर भी इसकी तुलना हम कर दिए, ठीक ना। अभी आप देखे हैं वही उत्तर था, वही उत्तर ही होगा, ठीक है। 6 अभी हमको कराना है, ठीक है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए। जो मेरा नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 746, देखिए यहाँ पर 7460012763, ठीक ना। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग हल की तरफ। यहाँ पर देखिए सॉल्व करके हम लिख लिए हैं, और आपको समझाना है सिर्फ। यहाँ पर देखिए एक सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत में अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। किसके नए मान की गणना करना है, देखिए पहला है धारिता बताना है, दूसरा विभवांतर बताना है, तीसरा आवेश बताना है, चौथा विद्युत क्षेत्र बताना, और पांचवा आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए यहाँ पर नई धारिता क्या होगी, यहाँ पर देखिए पहले से धारिता क्या है, सी है, ठीक है। तो नई धारिता आपकी क्या होगी, सी डैश होगी। अगर उसमें परावैद्युतांक के लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू सी। नई धारिता आपकी निकल गई ना, नई धारिता क्या होगी आपकी, सी डैश इक्वल टू के इंटू सी होगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर परावैद्युतांक भर
दिया गया है संधारित्र संधारित्र को हटाकर, ठीक ना, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, दूसरा विभवांतर निकालना है। यहाँ पर देखिए नया आवेश, हम लोग देखिए पहले ये तीसरी पॉइंट निकाल लेते हैं। तीसरी पॉइंट नया आवेश, आवेश क्या होगा, नया आवेश आपका क्यू डैश होगा, क्योंकि पहले से क्यू रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू, क्योंकि यह संधारित्र का प्लेट है, इसे क्यू आवेश से आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। आवेश नहीं बदलेगा, यहाँ पर हम पूरा डिटेल में लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये आपका संधारित्र प्लेट है, ठीक ना, क्या है, यह एक संधारित्र प्लेट है, इसे किससे आवेशित किया जाता है, क्यू आवेश से इसको आवेशित किया जा रहा है। तो इसका जो आवेश होगा वह नहीं चेंज होगा, इस कारण इसका जो नया आवेश होगा क्या होगा, क्यू डैश इक्वल टू क्यू ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरी पॉइंट है। तीसरा आपको निकालना है विद्युत विभवांतर, यहाँ पर ये वाला है विभवांतर निकालना है। तो नया विभवांतर देखिए वी डैश मान लीजिए, वी डैश इक्वल टू क्यू अपान सी डैश, यानी कि वी इक्वल टू होता है क्यू अपान सी, तो डैश लगाएंगे तो वी डैश इक्वल टू क्यू अपान सी डैश हो गया, ठीक है। तो सी सी इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू अपान वी होता है ना, सी इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो ये वहीं से आपको मिला है कि सी वी यहाँ से निकाल, वी अगर हम लोग वी बराबर करेंगे तो सी नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपान सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि क्यू अपान सी इक्वल टू वी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि के जो परावैद्युतांक है इसकी मोटाई के बराबर, तो यहाँ पर क्यू अपान यहाँ पर के परावैद्युतांक लग जाएगा, तो के इंटू सी डैश हो जाएगा। तो वी डैश इक्वल टू नया जो आपका विभवांतर आएगा, वी डैश इक्वल टू वी अपान के आएगा, वी डैश इक्वल टू वी अपान के आएगा, ठीक है। तो ये आपका नया विभवांतर आ गया। आगे चलते हैं, दूसरी पॉइंट जो है आपकी चौथी पॉइंट है विद्युत क्षेत्र, और पांचवी पॉइंट है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चौथी पॉइंट है देखिए नया वैद्युत क्षेत्र। नया वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ई जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई होता है। अब नया वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ई डैश लिखेंगे, ठीक है। ई डैश इक्वल टू वी डैश अपान में डी, ये फार्मूला होता है वी डैश अपान में डी जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हम लोग नया लिखेंगे, जो परावैद्युतांक है पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर वी अपान में के डी हो जाएगा, ठीक ना। परावैद्युतांक जब लगाएंगे के, तो वी अपान में क्या हो जाएगा, के डी, और वी अपान में डी इक्वल टू होता है ई, तो यहाँ पर वी अपान में डी की जगह पर ई रखेंगे, तो यहाँ पर ई डैश इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में के, ठीक है। तो ये अपान आपका वी डैश इक्वल टू ई अपान में के आ जाएगा, ये परावैद्युत, ठीक है, नया वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद पांचवी पॉइंट है नया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नया जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम लोग दर्शाते हैं यू से, ठीक ना। उसका फार्मूला होता है 1/2 सी और वी का स्क्वायर, तो यहाँ पर डैश लगाएंगे, वहाँ पर 1/2 सी डैश वी डैश का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, वी डैश का स्क्वायर, इसको 12 मत कहिएगा, वी डैश का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/2, ये क्या है, के क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/k सी और इंटू में वी अपान के, और इंटू में वी अपान के, तो यहाँ पर ये के है, ठीक है, ये के है, के सी है। तो यहाँ पर देखिए जो सी डैश है इसका मान अब हम लोग निकाले तो कितना आया था, के इंटू में सी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर के सी लिख दिए, और वी डैश का मान आया था वी अपान में के, तो वी अपान में के इंटू में वी अपान में के, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा। के से के, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी, और वी स्क्वायर अपान में के बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर अपान में के, ठीक ना। ये आपका नया विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, यू इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का अथवा, सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है। जो सेल है और बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पूछा है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन पूछा है, कि जो ये संयोजन होते हैं किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों उपयोगी होता है ये भी बताना है। तो हम बताएंगे सब, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो पहला ये आपका सेल, सेल देखिए किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, अंतर पहले पूछा है तो ये देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक सेल, देखिए प्राथमिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल का मतलब समझ रहे हैं, प्राथमिक सेल जो होता है
आपका वो सेल होता है जो खराब हो जाता है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसको बैटरी चार्जर द्वारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे जो घड़ी में सेल लगता है वही सेल, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल को हम लोग सेल कहते हैं। इनका एक बार निरावेशन के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण मरकरी सेल जो आप लोग सेल यूज करते हैं उसकी, ठीक ना, वो भी आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी तो आपको पता है, द्वितीयक सेल को बैटरी कहते हैं, ठीक ना। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इनका निरावेशन यानी कि ये जब डिस्चार्ज हो जाती हैं होने के पश्चात आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे आप लोग फ़ोन की बैटरी है, उतर जाती है तो तुरंत चार्जर खोज देते हैं और चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये बैटरी जो है एक प्रकार से ये द्वितीयक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल में आपकी बैटरियाँ आ जाती है। उदाहरण में शीशा संचायक सेल, ठीक ना, बैटरी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, पूछा है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक ना। जो आपका यहाँ पर देखिए ई है और ये N1 है, N2 N3 है, ठीक ना। जैसे कि R1 है, R2 है, R3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, इधर से जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना सेल का विद्युत बल, विद्युत वाहक बल जो है क्या है, N/E है, ठीक ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला है, R1+R2+R3 और ये डैश एन आर तक, ठीक ना, कहाँ तक जाएगा, एन आर तक जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और कुल प्रतिरोध जो आपका आएगा आर प्लस ये कैपिटल आर, ठीक ना, कैपिटल आर प्लस एन आर स्मॉल आर, ठीक। अब देखिए धारा, जब हम लोग इसका धारा का फार्मूला जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, इसका फार्मूला बनाएंगे हम लोग। तो आई इक्वल टू आएगा कुल विद्युत वाहक बल क्या, आई एन ई, यानी कि ये जो यन है ये पूरा N1 N2 यन, ये क्या एन के बराबर है, ठीक ना। तो यन और ये ई, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। आई इक्वल टू N/E अपान में आर प्लस में स्मॉल एन और स्मॉल आर इंटू में, ठीक है। अब देखिए जब कह रहा है कि कैपिटल आर जो है बहुत बड़ा है, किससे, आर्यन से, तो ये आर्यन जो हो जाएगा आपका नगण्य हो जाएगा, यानी कि नाम मात्र हो जाएगा, कि वो मान लीजिए बस नाम का है, ठीक ना, है ही नहीं। यहाँ पर देखिए तब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/E अपान में आर हो जाएगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध एन आर नगण्य है। इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक ना, जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। आगे चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम में आप जानते हैं कैसे लगते हैं, ऐसे प्रकार, इस प्रकार से सेल जुड़े होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे समांतर क्रम में। और जो ऊपर वाला था वो क्या था, श्रेणी क्रम था। आगे देखिए यहाँ पर धारा समान होने, धारा समान होने पर श्रेणी क्रम और धारा भिन्न होने पर समांतर क्रम। तो धारा इसमें क्या थी, समान थी, इसमें क्या है, भिन्न है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, 1/r वाला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। समांतर क्रम में इस प्रकार का फार्मूला लगेगा। और जो श्रेणी क्रम होता है उसमें कौन सा लगता है, R1+R2+R3 डैश डैश डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माना सेल का विद्युत वाहक बल ई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 1/r1 स्मॉल r1 इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश डैश एन बार, ठीक है। कितनी बार, एन बार, यानी कि एन कोई संख्या है, जितनी बार भी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/r डैश इक्वल टू एन अपान में आर हो जाएगा, ठीक ना, एन अपान में आर हो जाएगा, क्योंकि सभी का ये आर ही माने गया है, ठीक ना, आर। अब देखिए आर डैश जब निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आर बट्टे में यन हो जाएगा। तो आर डैश इक्वल टू आर बट्टे में स्मॉल आर बट्टे में स्मॉल यन। कुल प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आर प्लस में स्मॉल आर अपान में स्मॉल यन, जैसे कुल प्रतिरोध उसमें निकाले थे उसी प्रकार इसमें है। तो धारा आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू ई, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, कुल प्रतिरोध क्या है, आर प्लस स्मॉल आर बटे में यन है,
तो अब देखिए फार्मूला यहाँ पर बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर लगा देंगे तो यहाँ पर एन जाएगा, तो एन आर प्लस में आर पूरे के बटे आपका एक स्मॉल एन हो जाएगा। अब ये स्मॉल एन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू ई अपान में एन इंटू आर प्लस में स्मॉल आर। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका समांतर क्रम में संयोजन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरी पॉइंट है जो, अब देखिए यहाँ पर उसमें कुछ अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है तो सेलों से धारा अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक ना, धारा क्या होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर वो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है मिश्रित क्रम में संयोजन, यानी कि इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जब अगर हम लोग मिश्रित क्रम लेंगे तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिखेंगे यहाँ पर, माना एक पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल एन ई है, स्मॉल एन और कैपिटल ई। यम पंक्ति समांतर क्रम में है, जो यम पंक्ति आपकी है वो क्या है, समांतर क्रम में है। ये वाली जो पंक्ति इस प्रकार से। ठीक है, एक पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन आर है, स्मॉल एन इंटू आर है। स्मॉल एन पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए 1/R1 1/R और एन आर प्लस में 1/NR प्लस में 1/NR डैश डैश एम बार। अब देखिए ये कह रहा है कि जो इस प्रकार से लगे हुए हैं, इस प्रकार से दिख रहे हैं आपको ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या आपका समांतर क्रम है और ये क्या आपका श्रेणी क्रम है। ठीक ना, तो दोनों क्रम है, यानी कि ये मिश्रित क्रम हो गया, यानी कि संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपका, मिश्रित क्रम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम में और इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/R1 इक्वल टू एम अपान में एन आर। तो यहाँ पर R1 आर डैश निकालेंगे, R1 कर आर डैश निकालेंगे तो एन आर अपान में एम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध आपका देखिए आर प्लस में एन आर अपान में एम, तो एम इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एम आर प्लस में एन आर। ठीक ना, धारा आई निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका एन ई है और कुल प्रतिरोध आपका कितना है, ये एम आर प्लस में एन आर बटे में स्मॉल एम। तो ये आप रख देंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो ये हो जाएगा एम एन ई बटे में एम आर प्लस में एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा धारा आई का मान। अब देखिए धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए एम इंटू आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। जो एम आर प्लस एन आर है इसका जो ये है, ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम, यानी कि कम होना चाहिए। तब आपका जो धारा आई होगा वो अधिकतम आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है इसका मान कम रहेगा और इसका मान ज़्यादा रहेगा, तब ये क्या आ जाएगा, धारा अधिक आएगी। ठीक है और यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये -2ab से। अब देखिए यहाँ पर एम आर प्लस एन आर है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए ये देखिए आपका क्या है, रूट में ले लीजिए, इसको रूट में लेंगे तो स्क्वायर करने में, जैसे देखिए अगर ये रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा, इसका स्क्वायर होगा रूट हटेगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों ओर से बराबर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, रूट में 2mr/nr आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में एम आर माइनस है, रूट में एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में आएगा, रूट में एम आर बराबर में रूट में एन आर। अब देखिए यहाँ पर एम आर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एम आर बट्टे एम आर इक्वल टू एन आर, तो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया। तो एम का आर का मान जब निकालेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, एन आर बटे में एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चल यहाँ पर देखिए आपका जो एम आर इक्वल टू एन आर आ गया, यानी कि एन आर की जगह पर एम आर रख सकते हैं, जो समीकरण 1 था उसी में। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग एन आर की जगह पर क्या रखेंगे, एम इंटू आर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम एन ई अपान में एम आर
प्लस में एम आर, ये वाला एन आर की जगह पर रख दिए, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मान रख देना है, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए एम एम क्या है, कॉमन आ जाएंगे, तो एम कॉमन आ गया, तो एम कॉमन आ गया, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन ई अपान में आर प्लस आर बचेगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान में 2r। धारा का मान अधिकतम आ गया, ठीक है, धारा का मान क्या आ गया, ये अधिकतम आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए, ठीक ना। क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। तो यहाँ पर देखिए f1 ये क्या है, इससे बड़ा है, ठीक ना, f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज लेस देन f2, f1 इक्वल टू f2, ठीक है। जो f1 है किससे बड़ा है, f2 से। एक बार f1 जो है f2 से छोटा है, एक बार f1 और f2 दोनों बराबर है। ये क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस को ही कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस में क्या होता है, f1 प्लस होता है, ठीक है। और अपसारी लेंस को अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होती है। उसके बाद देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है ना फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक ना। तो 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, लस लेकर लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो f2 माइनस f1 अपान में f1 इंटू f2 हो जाएगा। जो अपसारी लेंस है ये माइनस f2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएं, ठीक है। तो -1/f2 हुआ है। अब देखिए f2 माइनस f1 अपान में f1 इंटू f2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए केस 1 में लेकर चलेंगे, यही फार्मूला। तो ये क्या आएगा, देखिए f1 इज ग्रेटर देन f2, जब f1 f2 से बड़ा होगा तो ये देखिए क्या होगा, जब f1 बड़ा हो मानेंगे, जब हम लोग f1 बड़ा मानेंगे तब f2 छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिए हैं आपको, तथा तब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग 1/3 माइनस 1/2 मान लें, जैसे 1/3 क्या है, ये क्या है, ये f1 है, और जो 1/2 क्या है, ये आपका 1/f2 है। तो जब हम लोग f1 बड़ा मानेंगे यानी कि 1/3 मानेंगे, -1/2, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, लस लेकर लगाएंगे जब इसका, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे में 6, 3 दूना के 6, और यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 इधर आएगा, ठीक है, 2 एकम 2 इधर आएगा और 3 एकम 3 इधर आएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 3 बटे में 4 आ जाएगा, अरे 6 आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/6 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1/6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए -1/6 बचा है। इस दशा में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अगर ये जो आपका आया है तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, जब f1 बड़ा होगा और f2 छोटा होगा तो इस दशा में आपका क्या होगा, इस दशा में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तथा यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। यही नहीं बताना था कि f1 और f2 के बारे में बताइए। तो आगे चलते हैं हम लोग, f1 जब छोटा होगा और f1 जब बड़ा होगा उसके लिए क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चित्र देख लेते हैं, ये f1 f2 का चित्र है, ठीक, अरे मतलब वो अभिसारी लेंस का चित्र है। तो ये आपका क्या है, अभिसारी लेंस है, ठीक ना। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और ये अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो इसी में आपको बना देना है, ये अपसारी लेंस है। और ये इस प्रकार से जो बनता है उभरा हुआ, ये कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। जो अपसारी लेंस होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। किरण पीछे की ओर लाएंगे, वही फोकस जहाँ मिलेगी बन जाएगी, ठीक ना। ये जो आपकी फोकस जहाँ मिल रही है, जो ये जो फोकस आप जहाँ मिल रही है, ठीक है, तो वही जहाँ फोकस मिलेगी वही क्या हो जाएगी, बन जाएगा, ठीक है, वही फोकस बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट है f1, जब f1 छोटा होगा f2 से, तो उस केस में क्या होता है, देखिए जब f2 का मान बड़ा रखेंगे तब f1 का मान छोटा, तब क्या होगा,
तथा F1 का मान छोटा तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए F2, ये देखिए 1/2 माइनस में 1/3, तो F2 का मान क्या है, बड़ा है, 1/3 है, मतलब 3 है, यहाँ पर लिखिए ये F2 है 3 रखे हैं और F1 जो है 2 है। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर 3 दूना के 6, इसको मतलब लसा लेकर गए, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 माइनस यानी कि 1/6 बचेगा, जो प्लस में, ये प्लस में बचेगा, ठीक ना। तो प्लस में बचेगा, देखिए फोकस दूरी धनात्मक होगी, अतः यह अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, यानी कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक ना। इसीलिए हम पहले लिख लिए थे उत्तल लेंस प्लस रहेगा और जो अपसारी यानी कि अवतल लेंस है वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपसारी लेंस है, ये आपका अपसारी लेंस है और ये अभिसारी लेंस है, ठीक ना। अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित कर रहा है, तो यहाँ पर जो अभिसारी लेंस होता है ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, अपसारी लेंस क्या करता है, फैलाता है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है F1 इक्वल टू F2, यानी कि F1 किसके बराबर है, F2, दोनों बराबर हो तब क्या करना, उस केस में क्या होगा, जब F1 और F2 का मान बराबर होगा तो F1 जो F होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। F बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब इस स्थिति में F दूरी अनंत मानी जाती है, यानी कि देखिए ये जो F1 है F2 है क्या है, ये मान लीजिए दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ठीक ना। फोकस दूरी क्या होगी, इसकी अनंत होगी, बहुत दूर तक दिखाई देगा, अनंत रहेगा उसका मतलब, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का अथवा, वो प्रश्न नंबर 7 था ये अथवा वाला, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए, अवयव के आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर। उसके बाद देखिए का कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपर्युक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं, अवयव और आवर्धन क्षमता की आधार पर तुलना देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त, यहाँ पर देखिए खगोलीय दूरदर्शी, यहाँ पर संयुक्त दूरदर्शी, ठीक ना। ये अवयव है, ये आवर्धन क्षमता के आधार पर है। तो अवयव के आधार पर जब करेंगे तो ये अभिदृश्यक, पहले देखिए यहाँ पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, लगा होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अवयव में अभिदृश्यक में क्या होता है, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। उसके बाद अभिदृश्यक में इसमें देखिए क्या होता है, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, इसमें बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रिका में देखिए जो होता है क्या होता है, देखिए अवयव के हिसाब से जो खगोलीय दूरदर्शी नेत्रिका में क्या करता है, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें उसी का उल्टा हो गया, इसका उल्टा, कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। और इसमें नेत्रिका देखिए अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। बस उन्हीं दोनों का उल्टा हो गया, जिसमें ये इसका उल्टा है और ये वाला जो है इसका उल्टा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्धन क्षमता के हिसाब से इसमें तुलना करेंगे, आवर्धन क्षमता के हिसाब से देखिए खगोलीय दूरदर्शी की अनंत आवर्धन क्षमता, यानी कि m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान में एफ ई, ठीक ना। खगोलीय दूरदर्शी की अनंत आवर्धन क्षमता होती है। और देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता, अरे ये अनंत नहीं अंतिम, ठीक ना। खगोलीय दूरदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान में एफ ई होती है। और जो संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी की अंतिम आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m इक्वल टू माइनस V0 अपान में U0, या कह सकते हैं डी कोष्टक में DFE, ठीक है। तो ये आपकी इसकी अंतिम आवर्धन क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें और कुछ पूछा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कारण, खगोलीय दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में निकट स्थित वस्तु को का आवर्धित करके देखा जाता है, ठीक ना। जो खगोलीय दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है और जबकि सूक्ष्मदर्शी में निकट स्थित वस्तु का आवर्धित करके देखा जा सकता है, अतः इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। जो ये होता है खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इनको क्या कर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रश्न नंबर 7 का ये अथवा था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का अथवा आपका खत्म हुआ। और देखिए प्रश्न नंबर 8 और 9 उसका अथवा भी बचा है, ठीक है। हम आ गए तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए दर्शाइए इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन इस स्पष्ट करना, देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सेट नंबर 2 में भी है, सेट नंबर 1 में बंधन ऊर्जा पूछा है, सेट नंबर 1 में देखेंगे बंधन ऊर्जा के लिए सेट नंबर 1 में चलेंगे अभी, और सेट नंबर 2 के लिए इसमें जो आपका ये सब है नाभिकीय विखंडन ये ऊर्जा के लिए, इसमें हम लोग चलेंगे सेट नंबर 2 में, ठीक है। चलिए वहाँ पर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 में हम लोग आ गए। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए 3 का क्रम पूछा है, नाभिकीय की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा यहाँ पर हम लिखे, तो देखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जो बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने की आवश्यक होती है। करने के लिए क्या, ये किसी को मतलब अलग अलग करने के लिए, न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बंधन ऊर्जा हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए इसमें पूछा है कि इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे FT में, सेट नंबर 2 में 346 FT में प्रश्न नंबर 8 देखें। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर कि इसकी जो ऊर्जा है बंधन ऊर्जा यहाँ तक है, ठीक है, यही है। और इसकी बंधन ऊर्जा इससे ज़्यादा है, ठीक है, जो हाइड्रोजन 3 है इसका बंधन ऊर्जा यहाँ पर है। और जो लिथियम है, देखिए ये बंधन ऊर्जा पहले यहाँ पर गया है हीलियम पर, क्योंकि हीलियम जो आपका परमाणु है वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है बाद में, ठीक है। पहले हाइड्रोजन आता है, तो पहले हाइड्रोजन पर गया। तो हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा ये किससे ज़्यादा है, लिथियम से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये उससे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम है, फिर उससे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कह रहे हैं, ये आपका देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर देखिए सल्फर आ गया। फिर ये सबसे ज़्यादा किसी की बंधन ऊर्जा देखी जाए इसमें, तो देखिए आयरन की है, ठीक ना। किसकी है बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, किसकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आयरन की है। और यहाँ पर देखिए आयरन के बाद ये सब नीचे चले आए हैं, ठीक है। लंबी नहीं पूछेगा कभी, सबसे लंबी बंधन ऊर्जा नहीं पूछेगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पर यू आया है, ठीक है, यूरेनियम जो होता है, ठीक है। तो ये बंधन ऊर्जा का एक ग्राफ था जो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जो पूछा है नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन देखिए ये होता है आपका अधिक परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो 92 यूरेनियम 238 इसका परमाणु भार है, ठीक ना, कि बंधन ऊर्जा कम, यानी कि 7.69 मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। अतः ये अस्थाई होती है। जो आपका यूरेनियम होता है कैसा होता है, अस्थाई होता है। अतः इनमें नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। जो आपका यूरेनियम होता है इसमें क्या पाया जाता है, नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है ना, इसमें विखंडन होता है, ठीक है, यानी कि टूटने का। और यहाँ पर देखिए नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन देखिए जब दो हल्के नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, तो जब ये नाभिक आकर्षण बल सीमा में पहुँचते हैं तो इनमें नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है, यानी कि ये दोनों मिलने लगते हैं आपस में, ठीक है। दोनों मिलने के कारण क्या हो जाता है, संलयन होने लगता है नाभिकीय। तो इसी को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। जब दोनों का मिलाप होता है तो उसमें संलयन होता है, ठीक है। संलयन का मतलब ही मिलना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन बोलेंगे। जब दो हल्के नाभिक, कह रहा है ना, जब दो हल्के नाभिक, ठीक ना, जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम हो, यानी कि एक न्यूक्लियन से दोनों की मिला करके कम होनी चाहिए। तो जब ये नाभिकीय आकर्षण बल सीमा में पहुंचते हैं तो इनमें नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है, यानी कि दोनों आपस में मिलने लगते हैं, इसलिए इनमें नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो नाभिकीय ऊर्जा ये भी हो गया, जो मैं अभी पहला वाला जो बताया हूँ ये नाभिकीय ऊर्जा ही था पहला वाला, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए
एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। ठीक ना। बंधन ऊर्जा की गणना करना है, आयनन विभव का करना है, ऊर्जा स्तरों की संख्या करना है, कोणीय संवेग बताना है, गतिज ऊर्जा की गणना करना है। बस ये जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ये जो दिया है ना, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहीं पर देखिए पहला का हम लोग करेंगे ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा। देखिए बंधन ऊर्जा के लिए हम लोग गणना करेंगे तो जो बंधन ऊर्जा होती है -E होती है। ठीक ना। क्या होती है बंधन ऊर्जा? -E होती है। और ई का मान कितना दिया है? -3.4 दिया, ई का मान दिया है। ठीक है। तो ई का मान रखेंगे, माइनस बाहर रहेगा और एक माइनस इसमें भी लगा है, तो -3.14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका बंधन ऊर्जा कितना आ जाएगी? प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर में कितना बंधन ऊर्जा है? -3.4 है। ठीक है, ये होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आयनन विभव निकालेंगे, तो आयनन विभव फार्मूला ई इनफाइनाइट माइनस E2। इनफाइनाइट मतलब क्या है? अनंत है। तो अनंत को छोड़िए, E2 ई क्या है यहाँ पर? देखिए -3.4 है, तो यहाँ पर -3.4 रखेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसका आंसर आ गया। दूसरे का आयनन विभव। तीसरा निकालना है आपका ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो ऊर्जा स्तरों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है E इक्वल टू -13.6 बटे में n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई का मान -3.4 है, माइनस से, और ये -13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, एक दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव है, तो ये भी दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब n को इधर भेज देंगे, n स्क्वायर को इधर भेज देंगे। 136 बटे में 34, 34 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में, तो n स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो n बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। तो n ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी आ गई? n बराबर 2 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है कोणीय संवेग। क्या पूछा है? देखिए कोणीय संवेग पूछा और गतिज ऊर्जा पूछा है, तो दोनों देख लेते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग देखिए NH/2 होता है। तो n का मान 2 आया है। h का मान आप लोग को पता होगा, जो नियतांक होता है। h का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमेशा मान रखा जाता है। अगर h का मान नहीं दिया रहता है कहीं पर, h का मान वैसे यही होता ही है, 6.6 × 10⁻34। ठीक ना। n का मान 2 है और पाई 2 तो है, पाई का मान रख देंगे 22/7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद ये 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए 7 ऊपर आ गया, यहाँ पर गुणा कर दिया। 6.6 × 7 × 10⁻34 बटे में 22। तो एक दशमलव हटा, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22×3 = 66, 22×3 = 66, यहाँ 3 बार गया और यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, 22 से 22 कटेगा, 22×3 = 66, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 0, यानी कि 10 बचेगा। तो यहाँ पर 21 बटे में कितना? 7 तरीके 21 गुणा करेंगे तो ये 21 बटे में 10 आ जाएगा। गुणे में 10⁻−34। अब ये एक बार भाग करेगा तो 2.1 × 10⁻−34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये आपका आ जाएगा कोणीय संवेग का आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि ई का मान, जो ई का मान रहेगा वही होगा। तो -E होता है, तो -E यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस में आंसर आ जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 है, करा कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। को कारण बताना है, परिमाण बताना है, दिशा बताना है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स पहले हम लोग देख लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, उस पृष्ठ से अगर वो बधा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ये फार्मूला देख लीजिएगा।
चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक ना। तो इसको तोड़ेंगे तो ये बी डॉट ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला आता है आपका क्या आता है, बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए कारक पूछा है तो कारक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र बी, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बी पर निर्भर करता है, ठीक ना। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र बी पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश ए, जो क्षेत्रफल सदिश था इस पर वेक्टर लगा था उसको सदिश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश ए पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये सदिश ए पर भी निर्भर करता है। तीसरी पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। बने कोण पर निर्भर करता है, आगे हम लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कारण पूछा है, कारण क्या है, देखिए फैराडे के प्रथम नियम में कारण स्पष्ट है। फैराडे का प्रथम नियम जो होता है आपका क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। सिंपल एकदम, मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के अगर मान में परिवर्तन किया जाएगा तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसमें भी उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारण हो गया। परिमाण देखिए, परिमाण ये है, नीचे लिखा है कि फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को दर्शाता है, अर्थात किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो ये देखिए यहाँ पर दर्शा दिए, यहाँ पर बता दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो ई फ्लक्स होता है इसमें जो परिवर्तन होगा ना, इसमें जो ये डेल्टा टी लग रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है इसमें इसके समानुपाती होता है। ये क्या है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ई समानुपाती डेल्टा ये डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर ई इक्वल टू यहाँ पर के लगा, समानुपाती का चिन्ह हटा, माइनस के डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, ऋणात्मक देखिए के ऋण इसलिए लिया है जो विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये ऋण है इसलिए लिया गया है कि जो विद्युत वाहक बल होता है ना फ्लक्स में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है कि परिवर्तन क्यों हो रहा है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसकी तरफ से। यानी कि सभी पद्धति में अगर के बराबर एक मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं सभी पद्धति में के बराबर क्या मानते हैं, एक मानेंगे, तब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी, और यहाँ पर ई इक्वल टू अगर संख्या के लिए निकालेंगे तो यन लगा देंगे संख्या के लिए, तो यन ई इक्वल टू फेरों की संख्या एन डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी, ठीक है। ये मेन इसका फार्मूला बन जाएगा। दिशा देख लीजिए, दिशा भी कहा है बताने के लिए, तो दिशा लेंज का नियम इसको क्या करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है जहाँ जहाँ से उत्पन्न होगी, जहाँ से निकलेगी, उसी का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें बचा है प्रश्न नंबर 9 का, अथवा फिर ये आपका सेट जो सेट 6 होगा खत्म, ठीक है। उसके बाद देखिए सेट नंबर 7 हम लोग कराएंगे, जल्द ही कराएंगे उसको। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको तो कह देंगे सिर्फ अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, तीसरा है द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, चौथा है शक्ति का क्षय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपके वाइबा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्या, ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शर्तें, पहली शर्त क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कैसे, यहाँ पर देखिए प्राथमिक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्तित चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली के साथ बद्ध नहीं रहता है। प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान यम इक्वल टू के रूट में L1 इंटू L2, ठीक ना, होता है।
क्या होता है, जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होता है m इक्वल टू के रूट में किसमें, करड़ी में L1 इंटू L2 होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के लिए युग्मन गुणांक यानी कि के को एक करने का प्रयास किया जाता है। किसमें, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के लिए युग्मन गुणांक के को एक करने के लिए प्रयास किया जाता है, अन्यथा इस क्षरण से विद्युत शक्ति क्षय जारी रहेगा। ठीक ना, इसमें क्या होता है, विद्युत शक्ति होती है उसका क्या होता है, क्षय होता है। ठीक ना, उसमें क्षय होगा, वो क्या रहेगा, जारी रहेगा इसमें। अब आगे देखिए, दूसरा है, यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दोनों एक ही में मिला दिए। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट एक ही में। तो यहाँ पर देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कुंडलियों का प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक ना, जो कुंडली होती है उसका जो प्रतिरोध होगा वो किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, नगण्य होता है। ठीक है, तथा अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, इसलिए प्राथमिक कुंडली में लगाए गए विभवांतर वीपी का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी के समान होता है। ठीक ना, जो उसमें विभवांतर लगाया गया कुंडली में, जो लगाए गए विभवांतर वीपी का मान है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईपी है उसके क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हो अर्थात उसका प्रतिरोध अत्यधिक हो तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएस प्राप्त विभवांतर वीएस के समान होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हो अर्थात उसका प्रतिरोध जो अत्यधिक हो तो कुंडली के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जो ईएस होगा वो विभवांतर जो वीएस के समान होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूला बना, वी एस अपान वी पी इक्वल टू ई एस अपान ई पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। ठीक है, सभी किसके बराबर है, परिणमन अनुपात के बराबर, यानी कि आर के बराबर है। ठीक ना, परिणमन अनुपात है तो ये सबका परिणमन अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर शक्ति का क्षय, चौथी पॉइंट है शक्ति का क्षय। दो पॉइंट हम एक ही में करा दिए, दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट एक ही में करा दिए, और ये चौथी पॉइंट है। ठीक ना, शक्ति का क्षय। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी शक्ति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो होता है निवेशी शक्ति होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति। ठीक ना, द्वितीय कुंडली में जितनी शक्ति रहेगी उतनी प्राथमिक कुंडली में शक्ति रहेगी। देखिए यहाँ पर पी बराबर पी एस, यानी कि प्राथमिक कुंडली में शक्ति यानी कि पावर ऑफ प्राथमिक कुंडली और इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, तो दोनों क्या है, बराबर होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए वी पी इंटू सी पी इक्वल टू वी एस अपान आई इंटू आई एस। यहाँ पर आप जैसे हम लिखे तो वहाँ पर वी पी अपान में वी एस इक्वल टू आई एस अपान आई पी है। जो इसकी जो सेकेंडरी धारा है ये देखिए द्वितीय कुंडली की धारा बटे में प्राथमिक कुंडली की धारा बराबर प्राथमिक कुंडलिक फेरों की संख्या और ये सेकेंडरी कुंडलिक फेरों की संख्या, ये अनुपात है। ठीक ना, किसके किसके समान होते हैं, ये सब परिणमन अनुपात के समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सेट नंबर 6 था। ठीक ना, सेट नंबर 6 पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, और 1 शॉट इसका जल्द ही आएगा। 1 शॉट 2 दिन में इसका 1 शॉट मैं बनाकर तैयार करूंगा और दूसरे दिन इसको अपलोड करूंगा 1 शॉट को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके एक कमेंट छोटा सा छोड़ दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।